जेडीयू के अंदर लगातार हम देख रहे हैं एक नाराजगी से नजर आ रही है, एक उथल पुथल की स्थिति बनी हुई है, चीज़ें इतनी क्लियर नज़र नहीं आ रही। खासतौर पर मनीष वर्मा की अगर बात कर लें, जिस तरीके से उनको थोड़ा साइडलाइन किया गया, आप पिछले एपिसोड में बता रहे थे कि उनको शायद चुनाव लड़ने भी नहीं मिलेगा, तो क्या चल रहा है जेडीयू के अंदर? देखिए, जेडीयू के अंदर मनीष वर्मा को लेकर के सभी नेता एक हो गए। अच्छा, ये बात आप जान लीजिए, जो मेरे पास जानकारी है। मनीष वर्मा मुख्यमंत्री का कॉन्फिडेंस बड़ी जबरदस्त तरीके से एंजॉय करने लगे। मनीष वर्मा को भेजा गया था कि आप संगठन में जाइए, लोगों से मिलिए, बात करिए, अपनी पैठ बनाइए। लेकिन कहा यह जा रहा है कि हर जिले में जाकर के वो अपना एक ग्रुप तैयार करने लगे, कुछ अलग लोगों से मिलने लगे। अलग लोगों से मिलने की वजह से यहाँ जो हाई कमान है, ये जो मुझे सूत्रों के द्वारा बताया गया है, वो हाई कमान को ये सारी सूचनाएं मिल रही थी और हाई कमान नाराज हो रहे थे। हाई कमान मतलब नीतीश कुमार। अच्छा, हाई कमान मतलब उनके इर्द गिर्द के सिपह सलार। तो जान लीजिए, जो मनीष वर्मा जितनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे, उनके पर को अचानक एक चिट्ठी ने कतर दिया। आप इस बात को समझिए। दरअसल देखेंगे कि आरसीपी सिंह का भी जमाना था, जो मुख्यमंत्री के बाद माने जाते थे। उनके घरों पे अच्छी खासी भीड़ लगती थी, लोग उनसे मिलने आते थे। नंबर 2 वो एस्टैब्लिश्ड हो चुके थे। अब आरसीपी सिंह भी ब्यूरोक्रेट थे ना, वो भी आईएएस ऑफिसर थे, यूपी काडर में थे। उसके बाद लंबे समय तक वो बेनी प्रसाद वर्मा के साथ रहे। उसी दरमियान उनकी मुलाकात नीतीश कुमार से भी हुई। फिर वो नीतीश कुमार के साथ गए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने, बाद में राज्यसभा चले गए और उसके बाद फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, फिर मंत्री बन गए और फिर पार्टी से उनकी विदाई हो गई। तो सवाल यह है कि नीतीश कुमार जिसको भी नंबर 2 बनाने लगते हैं, उसकी विदाई कर देते हैं। मनीष वर्मा अभी नंबर 2 बने भी नहीं थे कि उससे पहले ही ब्रेक लग गया। और ब्रेक लगने की वजह यह है कि वो जो काम कर रहे थे उसको लेकर के ना ही ललन सिंह को अच्छा लग रहा था, ना ही संजय झा को अच्छा लग रहा था, ना ही विजय चौधरी को अच्छा लग रहा था, ना ही अशोक चौधरी को अच्छा लग रहा था। लेकिन कहा जाता है कि कुछ नेता को अच्छा लग रहा था। जैसे कहा जाता है कि मनीष वर्मा के पीछे श्रवण कुमार खड़े थे, विजेंद्र यादव खड़े थे। लेकिन सबको एक चीज लग रहा था कि मनीष वर्मा को इतना ज्यादा अचानक पार्टी में तवज्जो क्यों दिया जा रहा है, उन्हें महासचिव बना दिया गया है और उन्हें पूरे बिहार में घूमने के लिए क्यों बोला गया है। बाद में मनीष वर्मा के बारे में कहा गया कि उनकी निजी यात्रा थी, वो अपने मन से घूम रहे थे, वो पार्टी की यात्रा नहीं थी। दरअसल इसके पीछे भी कई तरह की बातें। कहा यह जा रहा है कि जब नीतीश कुमार बिल्कुल थक जाएंगे और जेडीयू कई भाग में खंडित होने लगेगी, तो एक आवाज उठेगी कि जेडीयू को बचाएगा कौन। तो उसमें हो सकता है कि नीतीश कुमार के बेटे को लॉन्च कर दिया जाए, उन्हीं के नाम पर पार्टी बच सकती है। तो कहा यह जा रहा था कि मनीष वर्मा संगठन पर पकड़ बनाए और जब लॉन्च किया जाएगा तो मनीष वर्मा उनको असिस्ट करेंगे। लेकिन मनीष वर्मा अपना कद बढ़ाने लगे, इस तरह की बात कही जा रही। और इसलिए पार्टी के जो हुक्मरान हैं, जो बड़े लीडर्स हैं, उनको यह बात नागवार गुजरी और इसलिए कह दिया गया कि भाई उनकी यात्रा को रोकिए, क्योंकि 15 तारीख से नीतीश कुमार यात्रा करेंगे। अब देखिए, एक चौंकाने वाली बात है। चौंकाने वाली बात यह है कि ठीक है, यात्रा भी रोक दी गई। मेरे पास पुख्ता जानकारी है कि मनीष वर्मा को विधानसभा का टिकट भी नहीं दिया जाएगा। अब ये जान लीजिए, मनीष वर्मा को टिकट नहीं दिया जाएगा, इसका क्या मतलब? ये खबर सामने आ रही। और इसके पक्षधर कई लोग हैं, जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द बड़े नेता हैं, वो भी कहते हैं कि भाई ब्यूरोक्रेट को चुनाव में मत उतारिए। क्यों नहीं उतारिए भाई? मनीष वर्मा को क्यों नहीं उतारिए? क्योंकि इन सबको लगता है कि कहीं आरसीपी सिंह की तरह मनीष वर्मा आगे ना बढ़ जाए और फिर इन लोगों को सोचना पड़ जाए, कहीं प्रशांत किशोर की तरह नंबर 2 का दावा ना करने लगे। तो ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको ध्यान में रखते हुए ये अब तय माना जा रहा है कि मनीष वर्मा चुनाव भी नहीं लड़ेंगे, उन्हें विधानसभा चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। बाद में बहुत कुछ होगा तो उन्हें विधान परिषद से लाया जा सकता है, पर उन्हें चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा, जो मेरे सूत्र कहते हैं। और निश्चित तौर पर जिस रफ्तार से मनीष वर्मा का कद बढ़ रहा था, अचानक से उसी रफ्तार से उनके कद को छांट दिया गया। बस आप यही समझिए।